एवरीवन, माई सेल्फ अमित गर्ग। सेकेंड ट्यूटोरियल की फॉर्म में मैं आज आपको पीडब्ल्यूडी मैनुअल और जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर की जो ड्यूटीज़ हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा। योगेश दिवाकर की टेक्निकल असिस्टेंस में ये वीडियो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि कोई भी मशीनरी हो या कोई भी एक सेटअप हो, उसको चलाने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स, कुछ कंडीशंस होती हैं। एक छोटा सा भी हमें एक मशीन ऑपरेट करना है तो उसके लिए भी स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर है, एक मैनुअल होता है जिससे वो चीज़ रन करती है। तो डेफिनेटली हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि इतने बड़े डिपार्टमेंट को चलाने के लिए भी कुछ सेट ऑफ रूल्स या कुछ वर्किंग्स होती होंगी या कुछ गाइडलाइंस होती होंगी। उन सभी चीज़ों को कंपाइल करके पीडब्ल्यूडी मैनुअल्स बनाया हो। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कोई भी डिपार्टमेंट हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके सक्सेसफुली वर्किंग के लिए कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस एंड रूल्स होने चाहिए। कंसाइज वे में उसके क्लियरली वर्डेड इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए जिनको फॉलो करके वो डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से काम कर सके। इसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए पीडब्ल्यूडी द्वारा अपने मैनुअल्स को बनाया गया था, जो गवर्नमेंट ने 29 जनवरी 1982 को अप्रूव किए थे। उस अप्रूवल के बाद फर्स्ट टाइम जनवरी 1984 में पीडब्ल्यूडी मैनुअल्स पब्लिश हुए, जो 3 वॉल्यूम में थे। उसके बाद वही मैनुअल ऑपरेशनल में थे जिनकी काफ़ी समय से इनमें रिवीजन करने की ज़रूरत फील हो रही थी, जिसको वापस अभी रिवाइज करके जून 2020 में नए पीडब्ल्यूडी वॉल्यूम हैं वो पब्लिश हुए हैं। ये आपके सामने पीडब्ल्यूडी मैनुअल का जो वॉल्यूम फर्स्ट है उसका फ्रंट पेज है। इस तरीके से 3 वॉल्यूम में पीडब्ल्यूडी मैनुअल पब्लिश किया गया है। पीडब्ल्यूडी मैनुअल में बेसिकली 3 वॉल्यूम्स हैं। वॉल्यूम 1 जो जनरल है, जो जनरल सभी चीज़ों के बारे में इसमें डिस्क्रिप्शन किया हुआ है। वॉल्यूम 2 है जो वर्क्स के बारे में है, और वॉल्यूम 3 है जो डिफरेंट वेरियस फॉर्म्स हैं जो इस वॉल्यूम 3 में अवेलेबल हैं। वॉल्यूम 1 की मैं बात करूं तो वॉल्यूम 1 में टोटल 27 नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, जिसमें वेरियस चैप्टर्स हर टॉपिक्स पे लिए हुए हैं। जैसे पहला फंक्शन ऑफ डिपार्टमेंट, देन ऑर्गेनाइजेशन एंड ड्यूटीज़ क्या हैं, ऑफिस प्रोसीजर्स क्या हैं, रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड रूम, वेडिंग ऑफ रिकॉर्ड्स क्या है, आरएसआर के बारे में बता रखा है, जनरल फाइनेंस एंड अकाउंट रूल्स हैं, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग क्या होती है, एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स के वो कैसे भरे जाते हैं, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस एंड ऑफिस के क्या ट्रांसफ़र होते हैं तो कैसे चार्ज हैंड ओवर टेकन होता है उसके बारे में, इंस्पेक्शन ऑफ वर्क्स एंड ऑफिसेज कैसे होता है, क्या करना होता है, लैंड एक्विजिशन, इनकोचमेंट्स के केसेस में क्या करना है, लिटिगेशंस, जो हमारे लिटिगेशन के केसेस होते हैं उसको कैसे डील करना होता है, सर्वे इन्वेस्टिगेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल, पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में, और आरटीआई के बारे में। ये मैंने एक मोटा मोटा जो उसमें मेन जो चैप्टर्स हैं उसके बारे में आपको बताया। यानी कि वॉल्यूम 1 में हम देखें तो जो भी रूल्स हैं, जो सेट ऑफ प्रोसीजर सेट्स हैं, वो सभी के बारे में वॉल्यूम 1 में डिफरेंट 27 चैप्टर्स में चीज़ें कवर की हुई हैं। आपको अगर किसी चीज़ से कोई कभी ज़रूरत पड़े या कुछ पढ़ने का हो तो आप इन 27 चैप्टर्स में से जो आप पढ़ना चाहें, जिस चीज़ के बारे में पढ़ना चाहें, आप पढ़ सकते हैं। वॉल्यूम 2 में चैप्टर नंबर 28 से 42 तक चैप्टर्स हैं। वॉल्यूम 2 मेनली वर्क्स के बारे में, फाइनेंस अकाउंट्स के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट की डीलिंग के बारे में, बजट है, कैश है, रेवेन्यू है, पीडब्ल्यूडी F&R, आरटीपीपी एक्ट के बारे में। इन सभी जो पॉइंट्स हैं इसको वॉल्यूम 2 में कवर कर रखा है। वॉल्यूम 3 में वेरियस फॉर्म्स है, यानी फॉर्म्स बेसिकली ये फॉर्मेट्स, 178 फॉर्म्स इसमें वॉल्यूम 3 में अवेलेबल हैं, जिसमें जो हमारे डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि हमने साइट पे इंस्पेक्शन किया तो उसके इंस्पेक्शन को रिपोर्ट करने के लिए कैसा फॉर्मेट हमें फिल करना है, क्या क्या चीज़ें हमें इंस्पेक्ट करनी है, वो उस फॉर्मेट्स में अवेलेबल है। उस फॉर्मेट को फिल करना है, ऑटोमेटिकली आपको इंस्पेक्शन में क्या क्या देखना है वो सब चीज़ उसमें आ जाती है। ऐसे ही जो अपने जो डिपार्टमेंट के वेरियस जो प्रोसीजर्स हैं, जिसमें जो जो फॉर्म्स होने चाहिए, जिस फॉर्म्स को फिल करना चाहिए, वो सभी फॉर्म पीडब्ल्यूडी वॉल्यूम 3 में अवेलेबल हैं। यानी आप ये मान के चलिए कि आपको पीडब्ल्यूडी के वर्किंग के रिलेटेड अगर कुछ भी आप जानना चाहते हैं या कुछ भी ऑफिस प्रोसीजर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ये पीडब्ल्यूडी मैनुअल जो मैंने आपको गूगल ड्राइव का जो लिंक बताया था उसमें अवेलेबल था। आप चाहें तो वहाँ से इसको लेके आप इसकी जिस टॉपिक के बारे में चाहें वो पढ़ सकते हैं। आप बेसिकली न्यूली जेईएंस हैं और असिस्टेंट इंजीनियर्स हैं, तो उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, उन्हें क्या करना है, वो मैं थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आप क्या काम करने के लिए इस डिपार्टमेंट में आप इस पोस्ट पे हैं। सबसे पहले मैं ड्यूटीज़ ऑफ जूनियर इंजीनियर के बारे में बताना चाहूँगा। पहला अगर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टू कलेक्ट द इंजीनियरिंग डाटा रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ करेक्ट एस्टिमेट। अगर आप इस चीज़ को देखें तो क्या होता है कि हमें अगर किसी वर्क की कोई सैंक्शन मिली है, उस वर्क की सैंक्शन है तो उसका हमें एक डिटेल एस्टिमेट फ्रेम करना पड़ता है। अब एस्टिमेट फ्रेम करने का क्या मतलब है कि हमें किसी एक रोड बनाने की कोई सैंक्शन मिली,
तो रोड बनाने के लिए हमें वो रोड बनानी है, तो वहाँ पे हमें क्या होगा कि उसका जो इंजीनियरिंग डाटा है, उस रोड का जो अलाइनमेंट जहाँ पे वो रोड बनने वाली है वहाँ पे हमें जाना होगा, और उसके जो कैसे वो बनने वाली है उस चीज़ को हमको सबको देखना पड़ेगा कि कैसा उसका टेरियन है, वहाँ पे कोई सीडी वर्क की रिक्वायरमेंट है या नहीं, कैसी उस रोड की अभी कंडीशंस हैं, क्या उसकी वर्टिकल प्रोफाइल है, क्या उसका हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल है, इन सभी चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा, और जो हमें सैंक्शन मिली है उसका हमें एस्टिमेट बनाना पड़ेगा। तो आप ये मान के चलिए कि हमारे इस फील्ड में सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी काम का एस्टिमेट करेक्ट बना लिया, तो मुझे तो ये लगता है कि उस काम का 50% एग्जीक्यूशन, या उस काम को पूरे कराने का जो हमारी ड्यूटी है या जो टास्क है, उसका 50% काम तो उसी दिन पूरा हो जाता है। कई बार क्या होता है कि साइट पे क्या रिक्वायरमेंट है किसी चीज़ की, हमने उस साइट को प्रॉपरली देखा या नहीं देखा, और हमने एस्टिमेट कुछ ही बना दिया। जब एस्टिमेट प्रॉपर नहीं बनता है तो फिर साइट में बाद में उस काम को एग्जीक्यूशन कराने में बहुत दिक्कत आती है। इसलिए ये आप लोगों की एक पहली ड्यूटी है, या जिसको आपको बहुत इंपॉर्टेंटली प्ले करना बहुत ज़रूरी है, कि कोई भी काम जिसकी सैंक्शन आती है उसका एस्टिमेट बनाने से पहले उसके आप अलाइनमेंट को देखें, उस काम के जो भी फील्ड है उसको आप देखें, पहले माइंड में एक पूरा इमेज बनाएं कि हमें इसमें क्या काम करना है, क्या काम करवाने की ज़रूरत है, उसके हिसाब से आप उसका पूरा जो इंजीनियरिंग डाटा को कलेक्ट करते हैं उसका एक एस्टिमेट बनाएं। अदर दूसरी ड्यूटीज़ की बात करूं तो सर्वे करना, यही जो मैंने आपको पहले पॉइंट में ही बताया कि आपको अगर कोई नई रोड बनानी है तो उसका आप सर्वे करेंगे, फील्ड में जाके सर्वे करेंगे कि उस रोड को बनाने के लिए क्या क्या वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। बेसिकली अगर आप एक बात देखें कि उस रोड का बहुत ज़्यादा टेरेन अप एंड डाउन है, उसमें बहुत ज़्यादा अर्थवर्क करने की ज़रूरत है, ग्राउंड को लेवलिंग करना है मान लो आप, यानी तो उसमें हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये रोड कहाँ बन रही है, उसके लिए हमको उस रोड को बनाने के लिए क्या क्या काम करना है। तो ये जो सर्वे का काम है वो आपको करने आपकी ड्यूटीज में आता है। एस्टिमेट बनाना ही है, सर्वे करेंगे, इंजीनियरिंग डाटा लेके आएंगे, फिर हम एक एस्टिमेट बनाएंगे। एस्टिमेट बनाने का मतलब है कि जो सैंक्शन हमें मिली है और जो हमें काम कराना है उसका हम बीएसआर से रेट्स को लेते हुए उसका एस्टिमेट बनाने का काम जूनियर इंजीनियर का होता है। अब जब हमने एस्टिमेट फ्रेम कर दिया, टेंडरिंग हो गए, अब हमारे कॉन्ट्रैक्टर को हमने वर्क अवार्ड कर दिया, तो जब वो काम शुरू करने जाएगा तो उसको मौके पे लेआउट देने का काम भी जूनियर इंजीनियर का होता है। वो उस मौके पे कॉन्ट्रैक्टर को लेआउट देगा ताकि वो वहाँ पे अपना काम शुरू कर सके, यानी कॉन्ट्रैक्टर को गाइड करेगा कि उसको कहाँ पे क्या काम करना है, कहाँ पे उसको सीडी वर्क बनाना है, कहाँ पे उसको किस तरह का सीडी वर्क बनाना है, कैसे कारों को इम्प्रूव करना है। जो भी आपने एस्टिमेट बनाते समय आपने जो प्रोविजंस लिए थे वो सभी आपको कॉन्ट्रैक्टर को बताने, ताकि वो उस काम को उस तरीके से जैसा आपने एस्टिमेट बनाया था उस तरीके से उस काम को कर सके। इसके अलावा जो अदर एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो भी आपके सेक्शन में जो भी काम चल रहे हैं उनका आपको एग्जीक्यूशन का कंट्रोल करना है, उसके एग्जीक्यूशन को आपको देखना है। क्या देखना है कि पहली बात तो जो आपने एस्टिमेट बनाया था और जो एस्टिमेट कॉम्पिटेंट लेवल से जो सैंक्शन हुआ था, जो साइट पे जो एग्जीक्यूशन हो रहा है वो सैंक्शन एस्टिमेट के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपकी ये एक बहुत बड़ी प्राइम ड्यूटी है कि जो सैंक्शन एस्टिमेट में जो प्रोविजंस लिए थे, जो आपने एस्टिमेट बनाते समय जो एस्टिमेट फ्रेम किया था और जिसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अप्रूव किया है, उसके प्रोविजंस के हिसाब से ही साइट पे एग्जीक्यूशन होना चाहिए। दूसरा, बजट प्रोविजन, ऐसा नहीं हो कि सैंक्शन आपकी कम की हो और ज़्यादा अमाउंट का आप साइट पे काम करा लें। तो आपको एस्टिमेट, सैंक्शन जो एस्टिमेट है उसको ध्यान में रखते हुए, बजट प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए, स्पेसिफिकेशन और ड्राइंग्स को ध्यान में रखते हुए साइट पे एग्जीक्यूशन कराना है। स्पेसिफिकेशन का मतलब है कि जो आपने एस्टिमेट बनाते समय आपने कुछ स्पेसिफिकेशन लिए होंगे कि ये इतनी मोटाई में होगा, ये इस ग्रेड का होगा, ये इतनी चौड़ाई में होगा। तो जो भी स्पेसिफिकेशन आपने एस्टिमेट में कंसीडर किए थे उन्हीं स्पेसिफिकेशन को फॉलो करते हुए आपको वहाँ मौके पे काम करवाना है। ड्राइंग्स की बात है, कुछ अपनी ड्राइंग्स बनी होंगी, कोई बिल्डिंग का वर्क है तो उसमें कोई ड्राइंग होगी, कोई सीडी वर्क होगा, पाइप कलर्ड होगा, स्लैब कलर्ड होगा, तो उसकी जो ड्राइंग्स होगी, तो जो ड्राइंग्स है उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे मौके पे काम कराना है और आपको इंश्योर करना है कि आपका वहाँ पे जो काम है वो ड्राइंग और स्पेसिफिक के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो प्रोग्रेस है आपके सेक्शन में, जो भी वर्क चल रहे हैं उसकी प्रोग्रेस का एक रजिस्टर मेंटेन करना है कि प्रोग्रेस की क्या पोजीशन है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपकी ड्यूटीज में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ये लास्ट में मैंने पॉइंट लिखा हुआ है कि आपको थ्रू आउट द डे साइट पर रहना है। जो भी आपके सेक्शन में काम हो रहा है उसको आपको डेली मॉनिटर करना है। और आप ये मान लो कि हो सकता है कोई आपको ये भी कहेगा कि आप तो ऑफिस में बैठे रहो, साइट पे जाने की क्या जरूरत है, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी
कि जो भी आपके सेक्शन के अंडर जो भी काम चल रहा है आपके सेक्शन में, उस काम की सबसे पहली प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो काम क्वालिटी से हो। इस मैंने आपको ऊपर वाले पॉइंट में बता चुका हूं मैं कि वो एज पर स्पेसिफिकेशन हो, एज पर ड्राइंग हो, एज पर सैंक्शन एस्टिमेट हो। ये सब चीजें आपको साइट पे इंश्योर करनी है, और इसको इंश्योर करने के लिए आपको साइट पे रहना पड़ेगा। आप साइट पे खड़े नहीं और साइट पे खड़े रह के उस काम को कराएं। देखिए इसमें लास्ट पॉइंट में साफ लिखा हुआ है, टू रिमेंड एट साइट फॉर वर्क थ्रू आउट द डे एंड शेल अटेंड ऑफिस अगेन व्हेन कॉल टू डू सो। जब आपके अगेन आपको बोले कि ऑफिस आना है तभी आपको ऑफिस जाना है, अदरवाइज आपको रोज साइट पे जाकर, यानी कि जो भी आपके सेक्शन में काम हो रहा है उसके काम को आपको मॉनिटर करना है। आपको देखना है कि इस काम को, अगर आपको अभी नहीं पता चल रहा है तो आप ये पढ़ें और ये देखें कि इस काम को कैसे करना है, क्या उसका गाइडलाइन है, क्या उसका स्पेसिफिकेशन है, क्या उसका प्रोसीजर है, उसको आप पढ़ें और ये देखें कि साइट पे उस काम को उस तरीके से कराया जा रहा है या किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। अगर नहीं किया जा रहा है तो आप उसको बताएं और खड़े रहकर उस काम को वहां पे मौके पे सही करवाएं। अदर ड्यूटीज की बात करें, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट एईएन को देना कि जो भी आपके सेक्शन में काम चल रहे हैं उनकी क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है, उससे आप एईएन को बताएंगे। अगर कोई भी अनयूजुअल हैपनिंग होती है साइट पे, कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ ऐसी चीजें जो आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ऐसा कुछ भी होता है तो आप तुरंत एईएन को रिपोर्ट करेंगे। ये आपकी ड्यूटीज में आता है। इसके अलावा जो भी काम हो रहा है आप उसके मेजरमेंट्स लेंगे और उन मेजरमेंट्स को एईएन को, असिस्टेंट इंजीनियर है उनको मेजरमेंट चेक करने, तो आप उनको उसमें अपनी हेल्प देंगे। पे मैं आपका एक स्पेशल अटेंशन देना चाहूँगा कि देखिए दो टाइप का मेजरमेंट होता है, एक तो हिडन मेजरमेंट होता है और एक ओपन मेजरमेंट होता है। जैसे मान लीजिए हमने एक कोई दीवार बना रहे हैं जिसकी कुछ सर्टन लंबाई है, कुछ चौड़ाई है और कुछ उसकी डेप्थ है। तो जो उस दीवार की लंबाई है वो तो अभी क्या बाद में कभी भी वो ऊपर से मेजर की जा सकती है, और जो दीवार की जो मोटाई है, टॉप की जो उसकी विड्थ है, वो भी हम उसको नाप सकते हैं। लेकिन जो उसकी डेप्थ है, मान लीजिए आप, उसकी कुछ पार्टली डेप्थ ग्राउंड लेवल के ऊपर है और कुछ पार्टली डेप्थ ग्राउंड लेवल के नीचे है। तो जो ग्राउंड लेवल के नीचे है उसको अगर आपने, जब वो दीवार बन रही होगी उसी समय अगर आपने मेजर नहीं की तो बाद में आप उसको मेजर नहीं कर पाएंगे। और आप ये मानिए कि हिडन मेजरमेंट का जो भी हिडन है, जो वॉल के जो ग्राउंड लेवल की जो नीचे जो दीवार बन रही है उसकी जो हाइट है और वहां पे जो उसकी विड्थ है वो हिडन मेजरमेंट है। इसी तरीके से मान लीजिए कोई रेनफोर्समेंट वर्क है, अब रेनफोर्समेंट में हम कोई स्लैब भर रहे हैं या हम कोई बीम भर रहे हैं, तो उसकी जो स्लैब या बीम की जो लंबाई चौड़ाई या जो मोटाई है वो तो हम कभी भी नाप सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो रेनफोर्समेंट डाला गया है उसको हम कॉन्क्रीटिंग होने के बाद उसको मेजर नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसे कोई भी हिडन चीज जो छुप जाती है उसको आपको उसके छुपने से पहले, हाइड होने से पहले ही आपको उसको मेजरमेंट कर लेना है और उसको एमबी में एंटर कर लेना है। जो भी स्टील आपने मौके पे देखा, 16 एमएम के कितने बार यूज हो रहे हैं, 12 एमएम के कितने बार हैं, कितनी लंबाई है, उन सभी को आप एमबी में एंटर कर लें। कोई मैसनरी की दीवार है या कोई भी ऐसी चीज जो हाइड हो रही है उसको तो आप इमीडिएटली उसका मेजरमेंट करके एमबी में आपको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। वैसे तो सभी मेजरमेंट आप अगर एमबी में रेगुलरली इंटर करते रहें तो बहुत ही बेहतर है, लेकिन कम से कम जो ये हिडन मेजरमेंट्स हैं, ताकि आप उसको जब होते समय ही नाप लेंगे, जब वो काम एग्जीक्यूट हो रहा है उसको जब रिफिलिंग करा या उसको कवर करने से पहले ही आप उसको नाप लेंगे तो बाद में आपको उसको कुछ भी मेजर करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि ऐसा कोई भी हिडन मेजरमेंट है जिसको आप तुरंत रिकॉर्ड करें और एमबी में उसकी एंट्री कर लें। नेक्स्ट पॉइंट में देखें तो जो भी आप बिल बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर जो भी बिल सबमिट करता है, आप कॉन्ट्रैक्टर जो भी काम करेगा उसका बिल सबमिट करेगा, उसका रनिंग बिल हो या फाइनल बिल हो, आपको उसको सब चेक करना है। और ऐसे केसेस जहां पे कॉन्ट्रैक्टर बिल सबमिट नहीं कर रहा है वहां पे आपको खुद को उसका बिल बनाना होगा। कोई वर्क है उसकी कंप्लीशन के प्लान्स को बनाना भी आपकी ड्यूटीज है। डेली डायरी, आप जितने भी जो भी टूर कर रहे हैं, जहां जहां आप रोज जा रहे हैं, किस साइड पे आप जा रहे हैं, उसका आपको खुद को अपना एक रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए कि किस तारीख को आप कौन सी साइड पे गए और वहां पे क्या काम हुआ है। आप डायरी बना के, इसके जो फॉर्म्स हैं वो आपको सब अवेलेबल मिल जाएंगे, आप उसमें चाहें तो अपना ये रिकॉर्ड पूरा सकते हैं। और ड्यूटीज की और हम देखें तो आपने जो एमबीज में अपने मेजरमेंट फिल किए वो आप सब डिवीजन ऑफिस में टाइमली दें ताकि उसकी चेकिंग की जा सके। एक जो है, जो भी हमारा खर्च काम चल रहा है उसका जो एक्सपेंडिचर है उस पर आपको बहुत कंट्रोल रखना है। ये चीज ध्यान रखनी है कि जो हमें सैंक्शन मिली है, जैसे किसी काम के लिए हमें 10 लाख रुपए की सैंक्शन मिली है, तो ऐसा नहीं हो कि उसमें आपका एक्सपेंडिचर 15 लाख रुपए हो गया है, 11 लाख रुपए हो गया है। तो जो हमें सैंक्शन जितने अमाउंट की मिली है उतने अमाउंट का ही हमें काम करना है, अनटिल एंड अनलेस गवर्नमेंट उसके लिए हमें अलाउ नहीं करे। तो जो भी आपका वर्क चल रहा है उस पर जो एक्सपेंडिचर है उस पर आपको विजिलेंटली उसका कंट्रोल करना है कि सैंक्शन जो उसकी लिमिट है उससे ज्यादा उस पर खर्चा नहीं हो। मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड एमबीज,
कुछ ऐसी हमारी बिल्डिंग्स हैं, जैसे कोई बिल्डिंग है हमारे उस एरिया में जिसका हमें हर साल वाइट वॉश या पेंटिंग करानी होती है, जैसे कोई कलेक्टर का ऑफिस है या कोई रेजिडेंस है जिनके साइजेस वही रहने वाले हैं, तो उसके क्या करते हैं हम लोग, एक बार उसके मेजरमेंट्स को एंटर कर लेते हैं, उसके वॉल के एरिया को मेजर कर लिया। अब वो वॉल का एरिया हर साल तो चेंज होगा नहीं, तो उस स्टैंडर्ड एमबी को हम बना लेते हैं। जब हम हर साल उसका पेंटिंग का काम करेंगे या 2 साल में उसके पेंटिंग का काम करेंगे, तो उस एमबी से हम उसका मेजरमेंट को कैरी कर लेते हैं। उसमें जितने भी आपके सेक्शन में जो भी बिल्डिंग्स आती हैं, रोड्स आती हैं, उसकी क्या कंडीशन है, उसकी क्या स्टेटस है, जैसे वो डैमेज्ड है, अप टू डेट है, अंडर गारंटी पीरियड है, जो भी है उसके भी जो रजिस्टर की कंडीशन सर्वे का है वो भी रजिस्टर आपको मेंटेन करना चाहिए। आपके एरिया में जो भी गवर्नमेंट लैंड या प्रॉपर्टी है, जो पीडब्ल्यूडी की रोड्स हैं या और कोई पीडब्ल्यूडी की रोड या बाउंड्री है, प्रॉपर्टी है, उसको एनक्रोचमेंट से, अतिक्रमण से फ्री करना भी आपकी ड्यूटीज में आता है। जितने भी आपके एरिया में रेस्ट हाउस है, डाक बंगलो है, उनकी कंडीशंस का भी रिकॉर्ड रखना आपके इस ड्यूटीज का एक पार्ट है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि आपके जितने भी रोड में जितने भी सीडी वर्क्स हैं, उसका आपको मानसून से पहले और मानसून के बाद में उसका इंस्पेक्शन करना होता है। इसमें क्या है कि जैसे रेनी सीजन से पहले हम लोग, ये डिपार्टमेंट हमारी ड्यूटीज में ऐसा है कि हम उसका इंस्पेक्शन करें और ये देख लें कि सीडी वर्क कहीं ब्लॉकेज है, उसमें कोई पानी, बारिश आएगी तो उसमें से पानी पास होने वाला है, कोई पाइप कलवर्ट बना हुआ है या स्लैब कलवर्ट है या बॉक्स कलवर्ट है, उसमें से पानी पास होगा, बारिश आएगी तो पानी बहेगा। अगर उसमें कहीं ब्लॉकेज है तो उसको हम पहले ही ठीक कर लें, ताकि उसका हम इंस्पेक्शन करेंगे तो पता पड़ेगा कि इसमें प्रॉब्लम है, ताकि उसको हम ठीक कर सकें। और अगर कहीं वो डैमेज और बारिश के दिनों में उसमें पानी जाने प्रॉब्लम आए तो उसको हम टाइमली ठीक कर सकें। इसी तरीके से जब बारिश का सीजन, जब मानसून सीजन जब खत्म हो जाता है, उस समय भी हमें सारे हमारी जो भी इतनी रोड्स हैं उसके सीडी वर्क का इंस्पेक्शन करना चाहिए, जिससे हमें पता चल सके कि रेनी सीजन में वो कोई डैमेज तो नहीं हो गया है। अगर कुछ डैमेज उसमें आ गए हैं बारिश के पीरियड में तो उसको हम ठीक करा सकें। अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी या किसी चीज की चोरी हो जाती है या कोई नुकसान होता है, तो हायर ऑफिसर्स को भी आपको इंटीमेट करना है और उसकी एफआईआर भी लॉन्च करानी है। ये सारी जूनियर इंजीनियर्स की मेनली ड्यूटी है। एज ए जेईएन आप ये मान के चलिए, मैं शॉर्ट एंड स्वीट में अगर बात करूं, तो जो भी आपके सेक्शन में काम हो रहे हैं उनके क्वालिटी ऑफ वर्क, उसकी क्वांटिटी ऑफ वर्क आपको एश्योर करनी है। आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि आपको ऑफिस में बैठने के लिए वहां पोस्टिंग दी गई है। आप ये पता करें कि आपके सेक्शन में कौन सा काम चल रहा है, उस वर्क की क्या स्टेटस है, आप उस काम पे जाएं और देखिए कि क्या काम चल रहा है और कैसा चल रहा है, और उस काम को अगर उसमें कुछ भी कमी है तो उसका आप ठीक करवाएं। उसकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की होने वाली है, तो आप उस काम को पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करें। मेनली ये जूनियर इंजीनियर्स की सारी ड्यूटीज है। अब मैं एएन की ड्यूटीज बता देता हूँ थोड़ा सा, ताकि उनको भी क्लियर हो जाए। एएन की ड्यूटीज में ऐसा है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से उनको मैनेजमेंट प्लान करना है, उनसे टच में रहना है, और वो उनके साथ में मैनेज करते हुए काम को कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। एएन भी इस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है कि जो भी उसके सेक्शन सब डिवीजन में जो भी काम हो रहे हैं वो सभी सैंक्शन एस्टीमेट, बजट प्रोविजन, स्पेशल ड्राइंग के हिसाब से हो। जैसा मैंने आपको बताया था वही वो चीज जो आपको यानी जूनियर इंजीनियर को जो इंश्योर करनी है, वही चीज असिस्टेंट इंजीनियर को भी इंश्योर करनी है। जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जिसके जेईएन ने लेआउट दिए हैं, उसको एएन क्रॉस चेक करे कि वो लेआउट प्रॉपर दिया गया है या नहीं दिया गया है। जैसे आप कोई ब्रिज बन रहा है या कोई हिडन मेजरमेंट है, मैं आपको बता दूं कि हिडन मेजरमेंट की असिस्टेंट इंजीनियर की भी 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो कोई मेजर ब्रिज है और कोई बिल्डिंग वर्क है, या उसकी जो फाउंडेशन है वो कवर होने से पहले पहले तो फाउंडेशन को वेरीफाई करें कि यहाँ इसका जो फाउंडेशन स्टार्ट आता है वो आ गया है, इस ब्रिज की फाउंडेशन यहाँ पे की जा सकती है। और उसके अलावा जब वो फिलअप हो जाए उससे पहले भी असिस्टेंट इंजीनियर उसको जरूर देख ले। जो मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी हिडन मेजरमेंट है उसकी एएन की 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए उसके कवर होने से पहले एएन खुद भी ये इंश्योर कर ले कि उसके क्या साइजेस हैं, कितनी डेप्थ है, जो भी उसका काम हुआ है वो किस क्वांटिटी में हो रहा है। प्रॉपर्टी है उसकी, जो भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसका ध्यान रखना। चेक मेजरमेंट यानी जो जेईएन ने जो भी मेजरमेंट्स की हैं उसकी जो एएन की जो ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटी, जितने परसेंटेज चेकिंग की है, चेक करना एएन ड्यूटीज है। और आगे देखें तो प्री मानसून और पोस्ट मानसून इंस्पेक्शन करना सिटी वर्क्स का जो जेईएन की पार्ट में ड्यूटी है, उसमें एएन्स की भी है। जेईएन्स के लिए सभी सिटी वर्क्स को मैंडेटरी किया हुआ है, और असिस्टेंट इंजीनियर को कुछ जो उससे जो मेजर ब्रिजेस या जो उसमें है उसके लिए इंटाइटल किया हुआ है। अपने जो भी एएन्स के जो सबऑर्डिनेट्स हैं, बेसिकली जेईएन्स हैं, उनको टाइमली नेसेसरी डायरेक्शंस देना और उनको असिस्ट करना उनके काम करने के लिए। कोई भी
उनके सब डिवीजन में कुछ भी एक्सीडेंट होता है, कुछ भी अनयूजुअल हैपनिंग होती है, तो वो इमीडिएटली अपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को इस बारे में रिपोर्ट करेंगे। असिस्टेंट इंजीनियर को भी वो ध्यान रखना है कि जो भी काम चल रहे हैं उसमें जो एक्सपेंडिचर लिमिट्स हैं वो सैंक्शन एस्टिमेट से ज़्यादा या सैंक्शन अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो, ये उनको भी कंट्रोल करना है। सारे जो भी उनके सब डिवीजन में काम चल रहे हैं उससे पूरा कंट्रोल रखना है। इसमें कोई ये तो कॉमन बात है। जो भी बिल बन रहे हैं, जो रनिंग बिल हो, फाइनल बिल हो, उनको चेक करना, उनको डिवीजन ऑफिस में सबमिट करना असिस्टेंट इंजीनियर की ड्यूटीज में आता है। और जो भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज है उनको चेयरमेंट से जो उनको अतिक्रमण या इनकॉर्चरमेंट से फ्री रखना भी असिस्टेंट इंजीनियर की ड्यूटीज में है। और देखें तो जो RSR राजस्थान सर्विस रूल जो हमारी पूरी सर्विस को गवर्न करती है, CCA रूल्स, GF&R एंड PWF&R, GF&AR जनरल फाइनेंस एंड अकाउंट्स रूल, PWF&AR पब्लिक वर्क्स फाइनेंस एंड अकाउंट रूल, इसमें जो भी असिस्टेंट इंजीनियर को जो पावर दी गई है उस पावर को यूज करना और उसका ध्यान रखना असिस्टेंट इंजीनियर की ड्यूटीज है। प्रॉपर्टीज का रजिस्टर मेंटेन करना, वेरियस जो फॉर्म्स हैं, जो भी मंथली सबमिशंस होते हैं डिविजन्स को, वो सबमिट करना भी AEN की ड्यूटी का है, पार्ट है। इसके अलावा जो रोड मैप है, जो उनके सब डिवीजन का जो रोड मैप और जो भी उनके जो रिकॉर्ड्स हैं उसको मेंटेन करना, उसको अप टू डेट रखना भी AEN की ड्यूटी का एक पार्ट है। ये कोई भी डैमेजेस हैं, फ्लड में कोई भी डैमेज हुआ है, कुछ भी उसके वहाँ पे प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, रोड हो चाहे बिल्डिंग हो, जिनको कोई नुकसान हुआ हो, तो उसके बारे में डिवीजन ऑफिस को रिपोर्ट करना AEN की ड्यूटीज है। अगर किसी सब डिवीजन में JEN पोस्टेड नहीं है तो उस सब डिवीजन में JEN का काम भी AEN को करना पड़ेगा। जो भी JEN की ड्यूटीज थी वो सारी AEN को पूरी करनी पड़ेगी। ये भी एक असिस्टेंट का पार्ट है। थैंक यू वेरी मच। इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल मैं आपको बेसिक शेड्यूल ऑफ राइट BSR के बारे में बताऊंगा और ये फोकस करूंगा कि BSR किस तरीके से फ्रेम होती है, BSR को हम किस तरीके से यूज करते हैं, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। जब तक मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल जब तक आता है उससे पहले आप आपके डिवीजन ऑफिस या सब डिवीजन ऑफिस में जो भी रोड या बिल्डिंग की BSR अवेलेबल है उसको आप फर्स्ट पेज से पढ़ें ताकि आपको काफ़ी सारी चीज़ क्लियर हो सकेगी।